कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, अभी तक ना हम किसी को भी जब किसी भी केस का बात करते हैं, कोई कहते हैं जी इसको फ़लाँ बंदे ने चेक करना है, फ़लाँ के पास लेकर जाना था, ये करना था, वो करना था। अभी आपको मैं एक पूरी तफसील बताता हूँ, डिटेल बताता हूँ, उसमें से आपने ख़ुद को ही देखना है कि आप हो कहाँ पर। सबसे पहले आता क्या इंसान की लाइफ में, कोई भी मेंटल हेल्थ इशू आएगा, ठीक है, उस सबसे पहले आएगा डिसफंक्शनिंग इन डेली लाइफ, ठीक है, ऐसे ही आता है, कोई ना कोई डिसफंक्शनिंग आती है, ठीक है। अब आप ये देखें कि डिसफंक्शनिंग क्या हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। अब हम उस डिसफंक्शनिंग में ये हो सकता है कि बंदे को नींद नहीं आ रही, गुस्सा आता है, परेशानी हो रही है, कुछ भी हो रहा है। इस डिसफंक्शनिंग के बाद सबसे पहला आएगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम IDNTI आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, या डिस्कशन भी हो सकती है, ठीक है, कि प्रॉब्लम आपके पास डिस्कस की गई या ये सारा कुछ हो गया। करेगा कौन? बाय फैमिली मेंबर, ठीक है, या क्लाइंट सेल्फ, ठीक है, प्लस फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आप ये देखें कि प्रॉब्लम डिस्कशंस होती हैं कि नहीं होती। अमूमन आप किसी रिक्शे में भी बैठो, आपको बता दिया जाएगा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, फ़लाँ के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। अब ये डिस्कशन हो रही होती है किसकी तरफ से? क्लाइंट की तरफ से, उसकी किसी फ्रेंड की तरफ से, या उसकी फैमिली की तरफ से। तो आपका यहाँ पर आप हो कौन? तो आप एक अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम इसको कहते हैं रिपोर्ट टू HLPS, ठीक है, कि हमारे पास जो HLPS का स्टाफ है या कोई भी जो बंदा है वो जो है उसको मैनेज कर रहा है या उसको मतलब कि देख रहा है, ठीक है। यानी कि पहले डिसफंक्शनिंग आई किसी पर्सन की लाइफ में, उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई या डिस्कस की गई आपके साथ, ठीक है, और आप एक अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हो या एज अ साइकोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन ये केस हम अपने पास मैनेज करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या आएगा? HLPS के ऊपर ट्राइज सिस्टम्स आ जाएंगे। ट्राइज मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। अब ट्राइज के अंदर फिर मज़ीद आपको दो चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 मेडिकल ट्राइज, ठीक है, नंबर 2 साइकोलॉजिकल ट्राइज, ठीक है। अब मेडिकल ट्राइज इम्पॉर्टेंट है या साइकोलॉजिकल ट्राइज इम्पॉर्टेंट है? दोनों में से अगर एक आपके सामने आए तो कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा? मेडिकल कंडीशंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो लाइफ सेविंग के ऊपर आती हैं। जब आपकी लाइफ सेविंग के ऊपर बात आ जाए तो आपकी पहले मेडिकल होगी, तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले आएगी मेडिकल ट्राइज, ठीक है। अब मेडिकल ट्राइज के अंदर क्या क्या आएगा? हाँ, इसमें आ गया पहले इनिशियल, मेरा पेन नहीं लिखना बंद हो गया, इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू होगा, ठीक है। मेडिकल इंटरव्यू में क्या होगा? वो पूछेगा आपको दर्द कहाँ से हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर उसमें उसका वो हार्ट बीट चेक करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? किसी का सही से लिखने वाला पेन हो जो मुझे दे दे। अच्छा, हार्ट बीट आ गई, ठीक है, टेम्परेचर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आई पुपिल वगैरह जो चेक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये इनिशियल चेकअप हैं, ठीक है। फिर आपके बीपी वगैरह हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि शिवरिंग वगैरह हो रही है, नहीं हो रही, जो भी चीज़ें उनको मेडिकल साइंस, तमाम मेडिकल साइंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अमूमन मेडिकल साइंस इसलिए कहते हैं कि पेशेंट हमें जो बता रहा होता है वो अपनी फीलिंग्स बता रहा होता है,
ठीक है। साइंस हमें कुछ और चीज़ें बता रहे होते हैं, तो इसलिए मेडिकल साइंस को चेकअप किया जाता है। फिर उसी के साथ आपको इसी के अंदर आप मज़ीद अगर वो चीज़ें चेक करें तो मेडिकल लैब आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग आ जाएगी कि ये चीज़ें किस किस चीज़ें से आ जाएंगी। फिर यहाँ पर उसके मेडिकल जो मेडिकल ऑफिसर है उसके कमेंट्स आ जाएंगे, प्लस अगर कोई रेफरल है तो आपको रेफरल बता देगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको फिर इसके बाद जब रेफरल भी हो गया, सारा कुछ हो गया, बाकी मेडिकल की भी चीज़ें आ जाएंगी, तो यहाँ पर फिर वो मेडिकल डायग्नोसिस बनाएगा आपको, ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस के साथ ही वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी बता देगा। समझ आ गई यहाँ तक की? ये तो आ गया सिर्फ मेडिकल के उस तक का, ठीक है। अब आगे आ गया साइकोलॉजिकल ट्रायज, ठीक है। फिर आप साइकोलॉजिकल ट्रायज की तरफ आ जाओ, ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रायज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर आपको एक वो बताते हैं यार मैं बेचैन होता हूँ, ये होता हूँ, वो होता हूँ, जो कुछ भी होता है, तो आप उसको देखते हो कि यार उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रही हैं, साइकोटिक सिम्टम्स आ रही हैं, घबरा गया हुआ है, कुछ सोच ऐसी आई है, पिछले 4-5 दिनों से कुछ भी हुआ है, जो भी आपकी हिस्ट्री बताता है, तो आप क्या करते हो, आप उसको सपोर्टिव सेशंस देते हो, ठीक है, सेशंस। और क्या हो सकता है, फिर उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं, ऐसे ही होता है ना, इंफॉर्मेटिव सेशंस आप दे सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इनिशियल रेफरल्स कर सकते हो, ठीक है, किसी दूसरे बंदे के पास, ठीक है। और ये कौन करेगा, ये सपोर्टिव सेशन कौन देगा, इंफॉर्मेटिव सेशंस कौन देगा, रेफरल कौन करेगा, ये आपका साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी कर सकता है, काउंसलर भी कर सकता है, साइकेट्रिस्ट भी कर सकता है, इवन कंसल्टेंट भी कर सकता है, कोई सा भी है, ठीक है। ये काम सारे कर सकते हैं ट्रायज का। जिस तरह से आपका आर्मी चीफ सारे काम कर सकता है, उसको सारी चीज़ों का पता होता है, सेम इसी तरह से आपको कोई भी बंदा जो है किसी भी उस फील्ड का, साइकोलॉजी की फील्ड का, वो ट्रायज कर सकता है, उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास क्या आता है, अब आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ें तो हमने कर ली, बंदे ने कुछ अर्सा गुजारा, जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये जो चीज़ होगी साइकोलॉजिकल ट्रायज, ये होगा WHO का मेंटल हेल्थ पिरामिड के थ्रू। ये जो ट्रायज होगा, याद है ना, पढ़ाया था आपको मैंने, ठीक है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ गई WHO के पिरामिड के तरफ। अच्छा, अब आपने ये देखा कि सिम्टम्स तो उसकी ज़्यादा मज़ीद आ रही हैं, आपने ट्रायज वाली टीम आप खुद दें तो भी ठीक है, किसी और को भेजना है तो भी ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमने जी किसी दूसरे को भेजना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसमें ट्रायज में इनिशियल इंटरव्यूज़ वगैरह आ जाते हैं ना, सपोर्टिव सेशन जिसमें हम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जब हमने इसको आगे रेफ़र कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास मज़ीद जो है, जब हम देखेंगे तो इसकी डिटेल्ड हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। ट्रायज में समटाइम हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ नहीं मिलती, लेकिन ये है कि हमने ट्रायज के बाद अगला सिस्टम जो आता है असेसमेंट आता है, ठीक है। यानी कि अब बात ट्रायज से बढ़ गई है, आगे चली जा चुकी है, अब शॉर्ट इंटरव्यू नहीं है, अब आपके पास वो बंदा आपके पास आता है ना। ट्रायज अमूमन 5-10 मिनट की गेम होती है, जल्दी जल्दी से क्या अलामात हैं, कैसा है, जो भी है, ठीक है, आप उसको आगे जो है ना रेफ़र कर देते हो। जब असेसमेंट आती है तो असेसमेंट के अंदर फिर आपको वर्बेटम्स आते हैं डिफरेंट लोगों के। सबसे पहले आपको फैमिली वर्बेटम आएगा, ठीक है, फैमिली वर्जन भी जिसको हम कहते हैं, क्लाइंट वर्बेटम आएगा, नंबर 3 जो हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, हम साइकोलॉजिस्ट, ऑब्जर्वेशन आएगी। यहाँ पर लफ्ज़ हमने ऑब्जर्वेशन दी, यानी कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि पेशेंट को क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। असेसमेंट के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि इस बंदे को शिज़ोफ्रेनिया है। कौन सा शिज़ोफ्रेनिया है ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया, हमें उसके साइकोटिक फीचर्स का पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि उसके अंदर बाइपोलर की भी अलामात हैं, हमें ये पता चल गया कि एक फैक्टर उसका मेडिकल भी इशू आ रहा है, हमें ये पता चल गया कि उसको प्रॉब्लम भी आ रही है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में आप देख लो कि प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है, कौन कौन सी अमूमन प्रॉब्लम होती है। एग्रेशन, स्लीप है, डिल्यूजन हो सकती है, एलुसिनेशन हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो आपने यहाँ पर अपने प्रॉब्लम डिस्कशन में आप लिख लेते हैं। हम यहाँ पर हम डिल्यूजन कर लेते हैं, ठीक है,
कि हमारे साथ ये जो है ना डिस्कस किया गया था, ठीक है, हेलुसिनेशन भी कर देते हैं, ठीक है, जो भी इसके अंदर हम सिर्फ ये 2 चीज़ें शॉर्ट से कर लेते हैं। अब आपको यहाँ तक असेसमेंट में जस्ट आपने ये चीज़ें कर ली, हो सकता है आपने MSc भी लगा दिया हो, ठीक है, आपने एक स्क्रीनिंग चेकलिस्ट भी लगा ली हो, या अमूमन हम जो जाकर जो क्वेश्चनर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो भी आप कर सकते हो। शॉर्ट टर्म जो आपने एक आध सेशन में आपने कर लिया, ये आपके पास असेसमेंट आ गई, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, इसमें आपने क्या नाम है चेकलिस्टें वगैरह वो सारी चीज़ें कर ली। अब होगी असेसमेंट। असेसमेंट के बाद अब आपने बनाना है साइकोलॉजिकल क्या कहना है डायग्नोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में आपको क्या क्या होगा, आपके पास 2 तरह के डायग्नोसिस आएंगे। एक आपके पास साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस, ठीक है, दूसरे आपके पास मेडिकल डायग्नोसिस। यहाँ पर हमने कहीं पे लिखा भी होगा मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस आपके अलाइंड होने चाहिए ICD-11 के साथ, और ये वाले जो हैं डायग्नोसिस आपका अलाइन होने चाहिए DSM, ठीक है, 5 के TR वर्जन के साथ, 2022 के बाद TR वर्जन के साथ आपके अलाइन होने चाहिए, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि जी कि अच्छा हमने वो कर लिया, हमारे पास ये सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ तक आपको एक इल्म हासिल हो गया था, मालूमात मिल गई थी कि भाई आपके क्लाइंट को तो शिज़ोफ्रेनिया की अलामात हैं, समझ आ रही है ना आपको। यहाँ पर असेसमेंट तक आपने अक्सर लोगों की जब बाकी चीज़ें भी देखते होंगे तो वो कहते हैं ना कि अच्छा जी इसको तो ये प्रॉब्लम था, ये नहीं था, वो नहीं था, क्योंकि जस्ट वो असेसमेंट की हद तक आए हुए होते हैं, या वो ट्राइज की उस तक होते हैं, ठीक है, या जस्ट वो स्क्रीनिंग स्टेज पर होते हैं, आगे डायग्नोसिस स्टेज पर नहीं आए हुए होते। डायग्नोसिस स्टेज पर क्या होगा, डायग्नोसिस स्टेज पे आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने पीस कितने बनाए, 5 पीस बना लिए, समझ आ गई आपको, जिसमें उसका फैमिली बैकग्राउंड भी आपको पता चल गया, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी पता चल गए, उसको उभारने वाले फैक्टर्स भी पता चल गए, सारा कुछ। इनकी इसको सामने रखते हुए आपने फिर खोल के देखनी है अपनी किताब DSM-5, और उसमें से देखना है कि इसको बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। वहाँ से आपको पता चलता है कि इसका तो मेडिकल रीज़न भी था, मेडिकल वाली चीज़ें आ गई, पहले हमने कर ली। फिर पता चलता है कि इसका ना फैमिली रीज़न भी था, इसकी कोई लाइफ ऐसा कुछ गुजरी थी, वो आपको केस की इस स्टेज पर पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर वो कर लिया। अच्छा, आपके पास मेडिकल ट्राइज भी आ गया, मेडिकल डायग्नोसिस आ गया, साइकोलॉजिकल ट्राइज हो गया, सपोर्टिव इंफॉर्मेशन भी आके मिल गई। यहाँ पर फिर आपके पास मेडिकल डायग्नोसिस आ गए, साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस आ गए। साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपने यहाँ पर साइकेट्रिक इन्वॉल्वमेंट देखनी है, ठीक है, कि साइकेट्रिक एवेल्युएशन क्या है। साइकेट्रिक प्रोफाइलिंग बनाना आपको मैंने सिखाई हुई है, आप न्यू हो ना, ठीक है, पुरानों को सिखाई हुई है, ठीक है। साइकेट्रिक प्रोफाइलिंग आपने देखनी है, उसमें आपने ये देखना है कि पेशेंट असल्टिव कितना है, सुसाइडल थॉट्स उसकी किस हद तक हैं, उसको इमरजेंसी मेडिसन SOS मेडिसन डॉक्टर ने क्या लिखी, उसको थेराप्यूटिक मेडिसन कौन सी लिखी, आपने वो देखनी है। अमूमन अब आपने ये करना है कि ये अपनी साइकेट्रिक फाइल्स उठाएं अपने पेशेंट्स की, वहाँ पर आपने देखना होगा कि SOS क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आपने वो चीज़ें देख लेनी है। समझ आ गई यहाँ तक की। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, 4 P's में आपको ये चीज़ें भी मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई, 3 चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं। मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, पहले 2 तरह के डायग्नोसिस, मेडिकल और साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस। मेडिकल के अंदर फिर आपके पास उसको मज़ीद आप तकसीम करोगे तो आपके पास मेडिकल लैब्स की फाइंडिंग्स आएंगी, ठीक है, और पेशेंट की कंडीशन आएगी, और जो आपके पास इंस्ट्रूमेंटल फाइंडिंग्स होती हैं, जिस तरह से BP चेक किया उन्होंने, न बस हाथ में लगा के नहीं, उन्होंने कोई आपके पास प्रूवन रिकॉर्ड आया, थर्मामीटर के थ्रू चेक हुआ, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं, तो वो आपने वहाँ पर लिखे हुए होने चाहिए आपके पास, सही है, जो कि आपका नर्सिंग या जो मेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो करेगा, और साथ में फिर उसके जो फाइनल डायग्नोसिस होंगे वो आपका स्पेशलिस्ट या आपका जो मेडिकल ऑफिसर है वो कंसल्ट करके बाकियों के साथ उसकी निगरानी में वो एक फाइनल मेडिकल डायग्नोसिस बनाएगा कि हमारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस में साइकेट्रिक एवेल्युएशन आएगी
और साइकोलॉजिस्ट की एवेल्यूएशन आएगी। साइकोलॉजिस्ट के एवेल्यूएशन में 5 पीस आएंगे, जिसमें उसने लिखा होगा कि इसके कंट्रीब्यूटिंग फोर्सेस कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, परपिचुएटरी फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। आप इसको जितने भी वो पाँचों के पाँचों आप कर लेते हो। साइकेट्रिक में क्या आ जाएगा, उसमें वो ये देखेगा कि इसकी सेवेरिटी क्या है, ठीक है, इससे इसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ आ रही है, और अभी सेवेरिटी क्या है। जब उसको मेडिसिन मिल गई तो वो एक नॉर्मल फेज़ में आ गया, तो अब उसके साइकोलॉजिस्ट के लिए काम आसान हो जाता है। जब पेशेंट को मेडिसिन मिल जाती है तो साइकोलॉजिस्ट के लिए काम आसान हो जाता है। जब पेशेंट को काउंसलिंग मिल जाती है तो साइकेट्रिस्ट का काम आसान हो जाता है। समझ आ गई आपको कि ये दोनों यहाँ पर इंटरलिंक्ड हो गए। अब आपके पास ये चीज़ें आ गई। अब आपने यहाँ पर DSM-TR भी पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आपने एक और काम करना है फर्दर, यहाँ से आगे फिर आपने ट्रीटमेंट प्लान्स आएंगे आपके पास कि मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान्स कौन से हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान्स हैं जी, हमने पेशेंट को पिम्स में भेजना है, ठीक है, वहाँ से ये अपने जो है ना स्किन का ट्रीटमेंट करवाए। दूसरा, हमने आपके पास आते रहते हैं ना, देखो कितने हमारे पास क्लाइंट हैं। दूसरा ट्रीटमेंट प्लान ये है कि हमने इसको होटा के पास भेजना है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों के पास, कि किडनी क्या जो है ना इसको चेकअप किया जाए, या फिर हमने उसकी डायलिसिस के लिए हमने उसको भेजना है, वो चीज़ें चेकअप की जाएँ, ठीक है। फिर हमने मज़ीद, ये सारी मैं मेडिकल की बता रहा हूँ। फिर हमने ये देखना है जी कि उसकी जो है ना स्टमक का कोई इशू आ रहा है तो वो हमने करना है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान्स होंगे जो कि आपके पास रिटन में मौजूद होने चाहिए और सारा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, तो फिर उसमें वो बता देंगे कि जी कि भाई अभी क्लाइंट की जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पर सिम्टोमोलॉजी लिखेंगे, यहाँ पर वो इसका नाम नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे कि इसको स्लीपलेसनेस है, ठीक है, एग्रेशन है, हेलुसिनेशन है, डिल्यूशंस हैं, एग्रेशन है, तो आगे फिर मेडिसिन के नाम लिख लेंगे। वो जो उनकी मेडिसिन क्लास है, ठीक है, एक्सालाइटिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, मूड स्टेबलाइजर्स हैं, जो कुछ भी हैं, ठीक है, या एंटी साइकोटिक फीचर्स की हैं, जो भी हैं वो अपने वहाँ पर लिख लेंगे। और उसमें वो फिर लिख लेते होते हैं कि ये आपने सुबह लेनी है आधी गोली, आधी दोपहर को लेनी है, आधी शाम को लेनी है, 1 वीक तक लेनी है, 15 दिनों के बाद आपने मुझे दोबारा दिखाना है, 1 वीक के बाद दिखाना है, जो आपके पास यहाँ पर चल रहा होता है। ऐसा ही होता है। फिर वो 5-6 दिनों के बाद जब दोबारा साइकेट्रिस्ट चेक करता है तो वो फिर कहता है CST कंटिन्यूस सेम ट्रीटमेंट, फाइल्स के ऊपर लिखा हुआ है ना, आप देखोगे तो इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने जो फर्स्ट टाइम मेडिसिन लिखी थी वो सारी इन्होंने कर दी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ तक ये चीज़ बन गई, समझ आ गया। अब आगे हम चलते हैं। अब आपके पास जी मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान आ गया, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट प्लान आ गया। अब आपके पास जो है ना मेंटल हेल्थ का या साइकोलॉजिकल हमारा ट्रीटमेंट प्लान क्या है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आपने बायो, साइको, सोशल, ठीक है, एंड स्पिरिचुअल, ये मॉडल वो करना है। लेकिन इसके बाद इससे पहले आपने देखना क्या है कि डायग्नोसिस के साथ अंदर आप क्या करोगे। डायग्नोसिस के अंदर क्या करोगे, आपने DSM-TR तो बन गई, इसके अंदर आपने परफॉर्म करेंगे जो साइकोलॉजिकल वो होंगे, टेस्ट होंगे डिफरेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के उनके नोट्स लिखोगे, फैमिली नोट्स लिखोगे, जो आपकी थेरेपी का हिस्सा नहीं है, डेटा गैदरिंग का हिस्सा है। फैमिली से हम जो रब्ता कर रहे होते हैं वो डेटा गैदरिंग का हिस्सा होगा इस स्टेज पर, जिसमें अभी आप डायग्नोसिस बना रहे हैं। अच्छा, ये सोता कैसे था, जागता कैसे था, गुस्सा कब करता था, कानों में आवाज़ें कब आती थी, कब ये कहता था कि मुझे परछाइयाँ नज़र आ रही हैं, कब कहता था मुझे कोई कुछ बता रहा है, ये सब डेटा गैदरिंग की वो है, ठीक है। वो आपने क्लिनिकल इंटरव्यूज़ सीख चुके हैं सारे, समझ आ गई हुई है। अच्छा, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। फिर उसके बाद आपने ये सारा कुछ कर लिया। फिर उसके बाद क्लाइंट वर्बेटम भी आपने ले लिया, फैमिली की वर्बेटम्स भी ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी ले ली, साइकेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी ले ली, पहले का रिकॉर्ड भी आपने साइकेट्रिस्ट ने भी पहले का रिकॉर्ड चेक कर लिया कि पहले जहाँ से ट्रीटमेंट हुआ था वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही थी। मेडिकल ऑफिसर ने पहले के ट्रीटमेंट की सारी चीज़ें देख ली कि वहाँ पर क्या चल रहा था। हमने भी पहले की इन्फॉर्मेशन ले ली कि क्या ट्रीटमेंट हुआ और कैसे कैसे हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिख लेनी है और आपके पास ये सारा कुछ बन जाएगा। और आपने जो डिसऑर्डर हैं आपने यहाँ पर लिख लिया कि हमारे पास जो है ना शिज़ोफ्रेनिया ही है, SCHIZOPHRENIA, शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट है हमारे पास, ये हमारे पास उसका बन गया। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेडिकल इश्यूज़ भी,
और भी सारी चीज़ें। साइकेट्रिस्ट ने तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि इसको डिलीजन हो रही है, वो शिज़ोफ्रेनिया नहीं लिखेंगे एकदम से, ठीक है। वो क्योंकि उन्होंने अभी आईसीडी को नहीं देखा, जब उन्होंने आईसीडी के साथ उसके ट्रेट मैच कर लिए तो फिर वो इस लिखने के काबिल हो जाएंगे कि अब इसको शिज़ोफ्रेनिया कह रहे हैं। हम भी तब तक हम शिज़ोफ्रेनिया नहीं कहेंगे जब तक हम एपीए का DSM-5 का टीआर वर्जन को देखकर हम उसको देखेंगे नहीं कि इसके ऊपर वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे हम नहीं कहते होते ये यूटेंसिल्स मिलाओ, ठीक है, कलर फिल करो, ये वही गेम है कि आपने उसकी अलामात को यहाँ पर मैच करना है, सेट हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। अब आपने देखा जी कि आपके पास शिज़ोफ्रेनिया का आ गया, अब उसके लिए आपने बायोसाइकोसोशल मॉडल का वो करना है। बायो में आपका फिर मेडिकल का ट्रीटमेंट आ गया जो चल रहा है, साइको में आपको साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट आ गया चल रहा है, फिर इसी में साइको के अंदर ही आपका ट्रीटमेंट आएगा जिसको आप कहोगे जी कि हम वो कह सकते हैं उसको CBT कह सकते हैं, ठीक है, सही है। ये सारी चीज़ें आ गई। केस फार्मूलेशन एक्चुअली यहाँ पर अब आप ये देखो तो वो आपके डायग्नोसिस का हिस्सा बन गया। आपका केस फार्मूलेशन आगे नहीं आ रहा है। अब आपके यहाँ पर जब आपने आ गया ना कि यहाँ पर आपके पास ट्रीटमेंट प्लान आ गए ना, आपके ट्रीटमेंट प्लान्स क्या हैं, ठीक है। आपके ट्रीटमेंट प्लान्स में यहाँ तक डायग्नोसिस वगैरह ये पहले कैसा आ गया, ट्रीटमेंट प्लान्स में आपका बायोसाइकोसोशल मॉडल आ गया, बायोलॉजिकल काम भी हो गया, साइकेट्रिक काम भी हो गया, फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के काम क्या आ गए हैं जी कि CBT आ रही है, ठीक है। CBT से भी पहले आपने ये करना है कि आपने कुछ गोल सेट कर लेने हैं कि हमारा क्या होगा। तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो शिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स हैं उनकी सिविरिटी क्या है, आप उसका एक बेसलाइन चार्ट बना लेते हो। आप ये बता लेते हो कि हेलुसिनेशंस की सिविरिटी क्या है। आप शिज़ोफ्रेनिया का जो है वो जो सिविरिटी चेकलिस्ट होती है वो निकाल लेते हो। 32 उसकी स्कोरिंग होती है, पता है ना आपको। उसका आई थिंक कितने वो हैं, 8 हैं, 8 चौके 32, हाँ 8 क्वेश्चन हैं उसके ऊपर टोटल, और हर एक के 4 स्कोरिंग है, हाईएस्ट 4 होगा, कम से कम 0 लेगा, ठीक है। तो वो आप कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि जी कि हाँ इसके अंदर हेलुसिनेशंस इतनी आ रही थी, डिल्यूजन्स इतनी आ रही थी, ठीक है, और भी उसके अंदर हैं, सेल्फ टॉक है या जो भी है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो भी आ रही हैं वो भी आपने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर कहीं टेस्टिंग वाले उसमें, ठीक है। आपके पास वो सारी चीज़ें आ गई, आपने उनकी बेस पे उसको शिज़ोफ्रेनिया कह दिया, ठीक है। अब आपने फिर जब आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाया तो उसमें आपने बायोसाइकोसोशल कर लिया। बायोसाइकोसोशल जब आप करोगे तो ऑलरेडी आपके काम हो चुके हैं, आपके मेडिकल वालों ने अपना काम कर लिया, साइकेट्रिस्ट ने अपना काम कर लिया। अब आपने यहाँ पर ये करना है कि भाई अब हम मज़ीद देखें कि मैंने जो उसमें किया कि ओवरऑल मेरा एक गोल बन गया कि फैमिली ने हमने बताया कि इसको शिज़ोफ्रेनिया है, तो अब तो हमने शिज़ोफ्रेनिया के अंदर से हमने इसका वो कर लिया, एक मेन गोल है कि उसकी अलामात कम हो। लेकिन मज़ीद जो है ना हमने चीज़ें क्या करनी है, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स हमने करने हैं, ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए करने हैं कि पेशेंट का एक ऑप्टिमल फंक्शनिंग में आ जाए, जो कि हमने ये ऊपर डिसफंक्शनिंग डिस्कस की थी, डेली लाइफ में डिसफंक्शनिंग हुई थी। किसने आइडेंटिफाई की, फैमिली ने आइडेंटिफाई की, फ्रेंड्स ने आइडेंटिफाई की, क्लाइंट ने खुद आइडेंटिफाई की, ठीक है। और उसके अंदर हमारी जो डिसफंक्शनिंग है उसमें अंदर इम्प्रूवमेंट आए। फिर हमने ये देखना है कि उसके अंदर मज़ीद जो शॉर्ट टर्म हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे उसकी नींद डिस्टर्ब थी तो वो बेहतर होना शुरू हो जाए, उसको गुस्सा आता था तो वो बेहतर होना शुरू हो जाए, फैमिली मेम्बर्स के साथ रब्ता होना शुरू हो जाए, ये सारी की सारी चीज़ें। ये आपके पास इसका आ गया। यहाँ पर आपने एक छोटा सा लिखना है मीन्स ऑफ वेरिफिकेशंस, ठीक है, समझ आ रही है ये क्या होता है, वेरिफिकेशन, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन आपने डालने हैं। मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में यानी कि ये जो काम हमने किया इसको हमें कैसे पता चलेगा कि आया कि प्रोग्नोसिस ऊपर गई है या नीचे आई है। अब आप दोबारा से सारे टेस्ट तो नहीं अप्लाई कर सकते ना, आपने ऑलरेडी शिज़ोफ्रेनिया का टेस्ट लगाया, सारा कुछ किया। मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन के अंदर अगेन वही 3 बॉडीज़, वही लोग, आपका क्लाइंट अपनी सिम्टम्स का बताएगा कि बेहतर हुई हैं, फैमिलीज उसकी फंक्शनिंग के बारे में बताएगी बेहतर हुई है, उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के बारे में उसके कोलीग्स बताएंगे कि बेहतर हुआ है, वो खुद बताएगा, और साइकोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन उसमें डालेगा। और ये जेन्युइन वो होती है, ये नहीं कि मैं इधर काम कर रहा हूँ तो इसलिए ये है, नहीं, ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है मैंने वो डालनी है। आगे समझ यहाँ तक की। अच्छा, अब आगे देखो, जब आपने ये कर दिया ये सारा कुछ, बायोसाइकोसोशल मॉडल आपका हो गया, CBT अप्लाई आप कर रहे हो, लेकिन CBT फॉर व्हाट, क्या इन सिम्टम के लिए नहीं, इन 5 P's के लिए। समझ आ गया आपको
कि ये जो आपके 5 पीज़ हैं उसके लिए एक पी के लिए आपने अलग से CBT की टेक्निक्स लगाई, कुछ भी लगा दिया। आपने देखा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, पेरेंट्स का रवैया है, पेरेंट्स के रवैये के साथ हमने वो किया, साथ में फैमिली सेशंस हमने कर लिए, फैमिलीज़ को हमने वो कर दिया, एक पी हमारा क्लियर हो गया, हमारा एक छोटा सा गोल ठीक हो गया, ये बेहतरी की तरफ चला गया। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उसका जॉबलेसनेस भी होना है, हमने उसकी जॉब के लिए उसको बताया कि वो क्या करेगा, उसने बताया मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो भी हो गया। हमने उसका प्रोटेक्टिंग फैक्टर देखा कि जी कि उसकी मदर उसके साथ एक प्रोटेक्टिंग रवैया रखती है, या उसकी मदर है या सिस्टर है या बच्ची है उसकी कोई, या उसके भाई हैं या कोई उसके दोस्त हैं, तो हमने उनको इन्वॉल्व करके उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। यानी कि आप अगर आपने थीसिस में स्वॉट एनालिसिस करो, ख़ासकर वो जो होता है जिस या कोई भी हम जो काम कर रहे होते हैं उसके अंदर आप स्वॉट एनालिसिस करो तो आपको स्ट्रेंथन वीकनेसेस और वो सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाती है, तो आपको क्लाइंट के अंदर स्ट्रेंथन्स मिल जाएंगी, उसकी गोल ओरिएंटेशन आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमने उसके 5 पीस देख लिया। P1 का हमारे पास क्या आ गया जी, P1 की हमारे पास मैनेजमेंट क्या है, P2 की मैनेजमेंट क्या है, P3 की क्या है, P4 की क्या है, P5 की क्या है। अब मैं एक एक को अलग से इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता कि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, और फिर जो है वो फिर तो हमारे सारे मतलब ये शॉर्ट जितना कितना हो सकता है उतना कम से कम मैं बता रहा हूँ। अब आपने ये देख लिया और फिर उसके बाद आपने एक नज़र रखनी है उसकी तमाम तर चीज़ों की मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ का क्या है, ठीक है, आपने वो लाजमन चेक करनी है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट मर रहा हो और हम बोलें नहीं इसका फैमिली के साथ अलग ठीक हो गया, नहीं, उसके तमाम जो आपने बेस लाइन बनाई है, ठीक है, ठीक है, बेस लाइन के अंदर आप ना इस तरह से 3 हिस्से बना दो, मेडिकल, साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल, ठीक है, और साइकोलॉजिकल के अंदर जो होगा उसके अंदर फिर आपके सोशल भी आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, वाइफ के साथ ताल्लुकात, ये इनका ग्राफ ऊपर गया है, नीचे आया है, नॉर्मल हुआ है, साइकेट्रिक जो सिम्टम्स हैं वो ऊपर गई हैं, नॉर्मल हुई हैं, जैसे भी हुई हैं, मेडिकल वाली ऊपर गई हैं, नॉर्मल हुई हैं, वहीं पर रही हैं, जो भी आप बनाना चाहते हो, ये आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी बनाओ। आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब भी हमारे पास कितने साइकोलॉजिस्ट ने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है, टेस्ट पे अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन बाद में इस चीज़ पे आके मार खाते हैं क्योंकि उनको पैराडाइम समझ नहीं आ रहा होता कि भाई मैंने करना क्या है और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। ये सारा कुछ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप एक रोड मैप भी आप बता सकते हो कि ये हमारे पास रोड मैप है जो हमारे पास ये है। जब आप इस P4 के अंदर नीचे आए होंगे तो फिर आप स्ट्रीट व्यू पे आए हुए होंगे, ठीक है, यानी कि आपने पहले एक बड़ा नक्शा था आपके पास, उसके बाद फिर आप छोटे नक्शे पर आए हो, फिर उसके घर के अंदर इंटर हुए हो, फिर आपने कमरे में इंटर हुए हो, उसकी चीज़ें चेक की आपने, उसको सेट किया, फिर वहाँ से बाहर निकले हो, दूसरी चीज़ें देखी। सेम ये आपके पास पैराडाइम्स होते हैं आपको किसी भी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के। ये सारों के सारों के लिए सेम यही मॉडल आपको होगा, ठीक है। साथ में ये है कि आपने देख लिया कि अभी तक का जो कुछ भी हम पढ़ रहे होते हैं सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक्ड हो रही हैं कि नहीं लिंक्ड हो रही हैं ना। अब आगे हम चलते हैं। अब आपने बायोसाइकोसोशल तो कह दिया, ठीक है, बायोसाइकोसोशल में आपने बायो में आपने क्या करना है, मेडिकल फाइल्स आ गई, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या नाम है, इसी के अंदर साइको को जब हम आएंगे तो साइको में हमारे पास एक आएगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें आपने साइकेट्रिक फाइलें देखेंगे, साइकेट्रिस्ट फाइल देखेंगे आप, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या 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 मेडिसिन लिए इन्होंने, समझ आ गई आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट प्लान आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा जी कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस आ गई आपके पास। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में आपने ये देखा CBT फॉर, ठीक है, P1 मेन गोल का जो है P1, ठीक है। ये गेट बंद कर दें आप, इनको कह दें कि थोड़ा सा साइलेंट कर लें, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बता दें आप थोड़ा सा, हाँ अच्छा ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि अब आपके पास इसका P1 के ऊपर क्या आया, ठीक है, P2 के लिए आपके पास क्या चीज़ आ गई, P3 के लिए क्या चीज़ें आ गई, P4 के लिए क्या चीज़ें आ गई, सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब आपको इसमें से
आपने ये देख लिया जी कि हमारे पास जो मेन गोल है उसके लिए हमने CBT अप्लाई की, और इसके ये जो पांचों के पांचों जो पीस हैं, ठीक है, फैक्टर्स जो हैं, वो हमने इसके थ्रू इसको मैनेज करने की कोशिश की। जैसे एक जो इंजीनियर है वो जब पुल बनाते हैं तो पुल बनाने के लिए उनको मज़दूरों की भी ज़रूरत होती है, उनको इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होती है, उनको कुक की भी ज़रूरत होती है, उनको सीमेंट की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन पीस को फुलफ़िल करने के लिए आपको पेशेंट की अपनी ज़रूरत होगी, उसकी इनसाइट की ज़रूरत होगी। इनसाइट होना, उसकी बातचीत का स्टाइल होना, ये उसके रिसोर्सेज हैं। समझ आ रही है ना? फैमिली का सपोर्टिव होना एक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सपोर्ट वो किस सेंस में कर रही है, वो आपके पास मज़ीद चीज़ें होंगी कि हमने उसको अलाइन कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर डिसफंक्शनैलिटी कहाँ से आ रही है उसको आइडेंटिफाई हमने पहले से कर लिया हुआ है। अब हमने मज़ीद उसके ऊपर काम करते जा रहे हैं, एक एक के ऊपर हमने काम कर लिया। समझ आ गई यहाँ तक की? अच्छा, अब आगे आप देखो। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जी कि हमने कुछ स्पेसिफाइड गोल रखे हुए हैं, उसके लिए हम REBT यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आपने उसमें P1 देख लें, उसके ऊपर REBT आपका कितना असर कर रहा है, P2 आपका कितना कर रहा है, क्योंकि सम टाइम आप कहीं पे ये देखें, ये थेरेप्यूटिक रोल शिफ्टिंग होती है। थेरेप्यूटिक रोल शिफ्टिंग ये होती है कि एक जगह पर आप एक ही जगह पर उसका सोल्यूशन फोकस्ड हो, प्रॉब्लम फोकस्ड हो, सोल्यूशन फोकस्ड हो या प्रॉब्लम फोकस्ड हो। और जब आपने सोल्यूशन फोकस्ड किया तो फिर आपने किसके लिए किया, हो सकता है कि आपने उसके जो परपिचुएटिंग फैक्टर्स हैं जो उसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये देखा कि उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश उसको किया कि इसको सॉल्व वो करे, वो कैसे करेगा। ठीक है, समझा पाओगे अपने क्लाइंट को ये चीज़ें? हो जाएगा ना? नहीं सर। हाँ, नहीं हो जाएगा। खुद को समझ आ रही है ना? खुद को समझ आ रही है तो आगे भी चीज़ें आ जाएंगी। अब आपने ये देख लिया कि REBT आपने कर लिया, ठीक है, एवरी मेन डायग्नोसिस के लिए भी आपने कर लिया। यहाँ पर आपने ये जितना काम भी किया, आपने P1 के ऊपर काम किया, तो आपने सेशन वाइज किया होगा ना, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, आप फिर सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4 तब करोगे। अब अगर कोई बोले कि नहीं यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, भाई हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि क्या आपके क्लाइंट का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ? आपके क्लाइंट को साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन नहीं मिल रही? क्या उसको साइकेट्रिस्ट मेडिसिन नहीं दे रहा? क्या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा? क्या उसकी फैमिली आपके साथ वो नहीं आ रही? एक्चुअली अब आपने उनको कंपाइल करना है, एक जगह पे बांध के आपने उस चीज़ को एक पेज पर लेकर आना है, जो कि ऑलरेडी आप कर रहे होते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसको एक जगह पर लेकर आना है, ठीक है। केस मैनेजमेंट के लिए हमने वो सारी की सारी चीज़ें एक जगह पर लेकर आ गए। अच्छा, फिर अब हमने क्या करना है जी, सेशंस हो गए, सारा कुछ हो गया। अब आगे हमने बायो साइको सोशल, अब हमने आके सोशल फंक्शनिंग के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर हमने डिसफंक्शनिंग का वर्ड यूज़ किया था इन डेली लाइफ। डिसफंक्शनिंग कहाँ कहाँ पर हुई थी, ठीक है। हमने देखा जी कि उसकी डिसफंक्शनिंग जो है ना, उसकी हमने पहले ये चेक करना है कि कहाँ से फैमिली में आई है, तो फिर आपने स्पाउस को चेक करना है, पेरेंट्स को चेक करना है, बच्चों को चेक करना है, बाकी एक्टर्स जो हैं उनको चेकअप करना है, आपने उनकी इन्वॉल्वमेंट देखनी है, और उनको आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट का हिस्सा बनाना है अपने क्या नाम है, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस का। आप उनको बताओगे कि भाई अब आपका ना ये, अब आपका एक रोल है। अब फैमिली बाज़ औक़ात यहाँ पर बड़ी सपोर्टिव होती है, यहाँ तक आते आते वो थक जाते हैं। एक्चुअली हमने कोई रिकॉर्ड की हुई नहीं होती, हमने क्लाइंट्स को नहीं वो किया हुआ होता। हमारे पास क्लाइंट कई माह गुजार के जाता है। ये काम तो आपका फर्स्ट वीक का है। समझ आ रही है? अभी ट्रैफिक बढ़ती जा रही है ना, दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आपने ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना है कि जो ही क्लाइंट आया, मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ, आपने ये चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। उसके साथ साथ बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें तो बाकी चीज़ें डालें, उसका कंसेंट फॉर्म हुआ है नहीं हुआ, कंसेंट फॉर्म के साथ आपका ताल्लुक नहीं बनता है इस HLPS के ऊपर, उसकी बाकी चीज़ों के ऊपर आपका नहीं, आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर काम बनता है। आपने ये चीज़ें आपने मैनेज करनी है, इसमें से आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सोशल फंक्शनिंग देख ली, इसके बाद रिलीजियस फंक्शनिंग है कि नहीं है, बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल भी हम कहते होते हैं कि नहीं होते हैं, प्लस हम कल्चरल भी कहते होते हैं कि नहीं कहते होते हैं। अब आपने स्पिरिचुअलिटी पे आ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी के अंदर हमने ये देखना है कि इफ़ नेसेसरी
यूज रिलीजियस एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिसेस एज पर क्लाइंट एंड फैमिली चॉइस। वो जो कहते हैं वो अहले तशय्ई हैं, वो उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, वो अहले सुन्नत है उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, वो इवन के क्रिश्चियन है तो उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, वो हिंदू है तो अपनी प्रैक्टिसेस हैं। एज अ प्रोफेशनल हमने यहाँ पर उस चीज़ को टच नहीं करना, ठीक है। वो अपनी जिस प्रैक्टिसेस को वो चाह रहे हैं उसको वो प्रैक्टिस करें। इवन कि फैमिली आपको आकर कहती है ये मैं पानी डम करके लाया हूँ, ये देखो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये ठीक है पड़ा हुआ है, पानी दम करके लाए हैं, या आपने हमारे बच्चे को पिलाना है, तो आप इनकार नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। वो कहते हैं कि हमने आज के दिन बच्चे को काले कपड़े पहनाने हैं, पहनाएंगे आप। आज के दिन हमने काले कपड़े सफ़ेद कपड़े पहनवाने हैं तो पहनाएंगे आप। वो कहते हैं कि ये चीज़ क्योंकि हम उसके ऊपर आपके पास जवाज़ नहीं है, आपके पास वो एक पी है, प्रोटेक्टिंग फैक्टर है, जो कि उसकी थाट्स को बेहतर बनाता है। यहाँ पर आपके पास उसकी जो पहले की पर्सनालिटीज़ हैं, लर्नड चीज़ें हैं बचपन की, वो चीज़ें आपने देखनी है। समझ आ गई यहाँ तक कि इन सारे पीस की भी समझ आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद रिलीजियस फैक्टर्स भी आ गए। अच्छा, सेशन आ गया, क्या हमारे पास आ गया जी कि स्पिरिचुअलिटी भी आ गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कल्चरल चीज़ें हमारे ऊपर कितना इन्फ्लुएंस होती हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी होती है कि नहीं होती, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं कि नहीं होते। अमूमन अब आप जाकर देखते हो कि यंग बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो तब वापस घर आते हैं मूड ऑफ हुआ होता है, क्योंकि कल्चर शिफ्ट हुआ, नई चीज़ आई, उन्होंने नई नई चीज़ें देखी, उन्होंने किसी की घड़ी देखी तो घर में आ गए, उन्होंने कपड़े देखे तो घर में आकर उन्होंने बता दिया, किसी की कोई लाइफस्टाइल देखा उन्होंने घर में आकर वो चीज़ें की, और उसमें से एक डिस्फंक्शनैलिटी आ गई। तो लिहाजा अब आपने उसको कल्चरल अलाइनमेंट का लेक्चर देना है, या पहले उससे अच्छा, ये सारी चीज़ें इनसाइट का भी डिपेंड करती हैं कि उसको इनसाइट कितनी है, उसके ऊपर आपके क्लाइंट को इनसाइट है कितनी। उसको इनसाइट ही नहीं है कोई उस चीज़ के ऊपर, तो वो तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आपने फिर यहाँ पर इन सारी चीज़ों को करके तो आपने ये बताना है कि मैं P3 को ना या P4 को बेहतर बनाने के लिए मुझे इसकी इनसाइट की ज़रूरत है, मैं इसकी इनसाइट बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। आपको मैं कहता हूँ जाओ ज़रा इस क्लाइंट के ऊपर इसके फैमिली सेशन लो, ठीक है। आप फैमिली सेशन लेते हो, आपको पता चलता है कि फैमिली को भी इनसाइट नहीं है, तो आपने नोट्स में लिखना है कि मैंने इसकी इनसाइट को डेवलप करने के लिए इसकी फैमिली के साथ सेशन करना शुरू किया, और मैंने उसमें से ये देखा कि हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, बातचीत की, और हमने ये चीज़ें कर ली। आगे समझ यहाँ तक कि आपके पास कल्चरल भी समझ आ गई, ठीक है। कल्चर के अंदर फिर उसके बाद ये चीज़ें भी आ गई। अच्छा, फिर ये सारी की सारी चीज़ें हमने उसकी इनसाइट डेवलप करने के लिए होती हैं। एक और नज़र आपने उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर भी रखनी होती है कि पहले कितनी है और अभी की कितनी है, ठीक है। ये पर्सनालिटी जो होगा वो आपके पास एक और फैक्टर होगा जो कि उसको करेगा, उसके बालों का स्टाइल कैसा है, बालों की मांग कैसे निकाल रहा है, बैठता कैसे है, उठता कैसे है, जो कि आपके कल्चरल अलाइनमेंट का हिस्सा है। नाखून काटे हैं नहीं काटे, बाल काटे हैं नहीं काटे, ठीक है। अगर वो बालों को कलर लगाता है तो कैसे करता है, दाढ़ी रखी हुई है तो उसको वो कटिंग कैसे कर रहा है, नहीं रखता तो वो कैसे कर रहा है, वो सुबह उठता है तो मुंह हाथ धोता है या वज़ू करता है या नहाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी उसकी पर्सनालिटी को ऊपर लेकर चलेंगी। इसके लिए आपको किस स्टाफ की ज़रूरत होगी, सपोर्टिंग स्टाफ की या लॉजिस्टिक टीम की। हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। आप उनको कहते हो कि भाई ये चीज़ें करो वो चीज़ें करो, ठीक है। उसी में फिर आप उनकी रूटीन लाइफ को बेहतर करने के लिए आप असेंबली करते हो, आप मॉर्निंग मीटिंग्स करते हो, आप उनके साथ डिस्कशंस करते हो, ठीक है। आगे समझ, ये सारी चीज़ आपके क्लाइंट को समझ आनी चाहिए, उसकी फैमिली को भी समझ आनी चाहिए, और आपको भी समझ आनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें शफाफियत पे हों। दिन के 24 घंटे में से आपने 1 घंटा अपनी इस सारी चीज़ को ऊपर देना है कि मेरे क्लाइंट में से किसका मेन सिस्टम बना हुआ है, उसका पैराडाइम क्या है, ठीक है। उसकी पैराडाइम्स कैसे हैं, कहाँ से हैं, जो भी है, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भी आ गया, वो मेंटल हेल्थ को कितना अफेक्ट कर रही हैं वो भी आगे समझ आ गई, ठीक है। मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ आ गई, मेंटल हेल्थ को कितना वो कर रही हैं। मेंटल हेल्थ की ही एक कंडीशन कैसे आ गई जो कि आपके रिलेशनशिप को कितना डिस्टर्ब कर रही है, समझ आ गई आपको। सब कुछ हाथों से लिखना है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब आगे आपके पास ये चीज़ें तो आ गई,
इसके बाद आपके पास क्या टर्मिनेशन नहीं होगी, टर्मिनेशन ऑफ केस होगा ना। टर्मिनेशन ऑफ केस के अंदर आपने क्या करना है, फिर नंबर 1 पे आता है फंक्शनैलिटी आपने चेक करें। फंक्शनैलिटी हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है, फंक्शनैलिटी की सेवेरिटी आप चेक करें, डिस्कस्ड इनिशियल स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट्स, ठीक है, जो ये आपके पास जो इनिशियल जो स्टेज है जो आपने यहाँ पर डिस्कस की थी, ठीक है, वो आप देखें कि आपके पास क्लाइंट को डिल्यूजन थी, हेलुसिनेशंस थी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे थे, स्लीपलेसनेस थी, क्या क्या था, आया कि उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है, बेहतरमेंट हुई है नहीं हुई है। स्टेज ऑफ लाइफ जो होता है वो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सम टाइम, कि वो उसकी लाइफ की स्टेज ऐसी है कि उसको पीछे नहीं आने दे रहा। फिर आपके पास ओल्ड एज के अंदर जो पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, स्टेज ऑफ लाइफ ऐसी है कि उनकी इम्प्रूवमेंट या वो सारी चीज़ें कुछ आपको प्रॉब्लम कर रही होती हैं, या उसके अंदर इतना ज़्यादा वो बेहतर नहीं आ रही होती, ठीक है। अब आपने वो कर लिया, वो सारी चीज़ें कर ली, जो भी उसकी इश्यूज़ आ गए, कौन कौन बताएगा फंक्शनैलिटीज़, वही जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। मीन्स ऑफ वेरिफिकेशंस में कौन कौन सा आ जाएगा, हाँ, क्लाइंट कोड, सेटिंग होगी, और आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो आपने अगेन वो सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए फैमिली, ठीक है, फ्रेंड्स, ठीक है, क्लाइंट, ठीक है, मेडिकल टीम, समझ आ रही है ना आपको, साइकेट्रिक टीम, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट टीम, ठीक है, उसके साथ के रेजिडेंट्स जो हैं, ये आपको सारे के सारे एविडेंस देते हैं कि हाँ ये बंदा, ये चीज़ पहले होती थी अब नहीं होती है। तो आपके पास वो डॉक्यूमेंटेड होता है कि हाँ पहले इन्होंने हमें ये रिपोर्ट किया था, आज इन्होंने ये रिपोर्ट किया। आपको एक क्लाइंट रिपोर्ट कर रहा है जी कि फलां क्लाइंट अपने साथ बातें कर रहा था, मैंने देखा जी असर की नमाज के बाद ना वो फलां जगह पे खड़े होकर खुद से बातें कर रहा था। आपके पास सिर्फ एक एविडेंस आया और कभी किसी ने खुद कुछ भी नहीं बताया, ना क्लाइंट ने बताया ना किसी और ने बताया। आपने जब काम करना शुरू किया, देखा तो आपको ध्यान नहीं रहा इस चीज़ के ऊपर काम करने को, ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात। तो फिर आपने क्या करना है, एक दिन उस बंदे को बुला कर कि यार आपको जो एक दफ़ा ये बात नज़र आई थी क्या वो दोबारा भी नज़र आई है? वो कहते नहीं अब ऐसा नहीं है, या वो कहते कि नहीं अब भी होता है। फिर आप कैमरा रिव्यू करवाओ, फिर वो सारी चीज़ें चेक करो, आपके पास एविडेंस आते जाएंगे आपके रिकॉर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए। और इसके अंदर जो है फिर इसके अंदर यहाँ पर जो है रिव्यू करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड भी आएगा। एक तो उनकी वर्बल स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद रिकॉर्ड भी आ रहे हैं कि पेशेंट को बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। आपके पास पहले के सेशंस का रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो बाकी जो आपके पास जो फैमिली की तरफ से वो चीज़ें आएंगी वो आफ्टर द एक्सपीरियंस आएंगी। जब वो एक्सपीरियंस करेंगे तो तब वो आपको बताएंगे कि इसके बिहेवियरल इश्यूज़ कम हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है, इसकी बोल चाल चेंज हुई है कि नहीं हुई है, वो फैमिली आपको इसके बाद बताएगी, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक आपको? अच्छा, टर्मिनेट कर दिया हमने। यहाँ पर फिर हमने प्रोग्नोसिस नोट्स लिखने हैं, नोट्स लिखने हैं। प्रोग्नोसिस नोट्स में आप लिखोगे कि जी कि माई क्लाइंट वाज दिस, ये था ये था ये था। हमने फिर ये चीज़ें देखी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे क्लाइंट का ये था जी कि उसके वो एडिक्शन का क्लाइंट था, ठीक है, तो वो आइस एडिक्ट कर रहा था। फिर हमने उसमें से चीज़ें देखी कि या आइस को वो डिपेंडेंट था, तो हमने देखा कि उसके अंदर हमने एक जब चीज़ देखी तो उसको हमें पता चला कि उसका स्पाउसल रिलेशनशिप ठीक नहीं थे। जब हमने देखा मज़ीद तो उसके अंदर रिलेशनशिप इसलिए ठीक नहीं थे कि वो अपने जो आम कामन मुझे वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है कि वो अपने रिलेशनशिप को काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि मियाँ बीवी के ताल्लुकात नहीं बन पा रहे थे। तो फिर उसके बाद उसने उसको कंटिन्यू करने के लिए ये चीज़ की और उसके बाद ये चीज़ें हो गई और कुछ दिनों के बाद उसको मज़ीद वो परेशानी ज़्यादा आना शुरू हो गई। उसने डोज ज़्यादा लेना शुरू कर दी, 3 डोज लेना शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये चीज़ें हो गई। लेकिन अब ये क्लाइंट को समझ आ गई है और उसके मेरे पास ये एविडेंसेस हैं। उसके ये उसके जो पहले जो कंप्लेंट्स लिखवाने वाले थे, प्रॉब्लम लिखवाने वाले थे, ये जैसे आपको आता है ना, एक बंदा 15 पे कॉल करता है तो वो सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसको जवाबदेही करनी होती है। तो हमारी जवाबदेही यहाँ पर उस बंदे को होती है, यहाँ पर ये जो लोग हैं इनको जवाबदेही देनी होती है कि भाई ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। फिर हमने वो जवाबदेही जो होती है हमने यहाँ पर प्रोग्नोसिस नोट्स की सूरत में देनी है कि ये चीज़ें हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद आप और क्या करोगे? नहीं, रिलैप्स प्रिवेंशन जो है ना,
वो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट के अंदर नहीं होता। कंटिन्यूस ट्रीटमेंट, हम तो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं ना। ठीक है, हम उसको तो ये कह ही नहीं रहे कि हम आपको एक तरह से अब हम फ़र्क कर रहे हैं। रिलैप्स प्रिवेंशन तब होगा जब आप उसको कह दो अब आप चले जाओ और अब आप तो वो नहीं करना। हम तो कोर्ट स्टडी की बात कर रहे हैं ना, कि हमारे पास तो हम लोगों को 10 साल तक हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कितने लोग फॉलो अप के लिए आ रहे होते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम उनके साथ उसमें रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा फॉलो अप। फॉलो अप आपके पास किस तरह के होंगे, कितनी तरह के होंगे? हाँ, 3 तरह के अगेन होंगे। तीन आपके पास फॉलो अप्स होंगे। नंबर 1 फिर वही आपका मेडिकल, नंबर 2 साइकेट्रिक, नंबर 3 साइकोलॉजिस्ट। समझ आ गई आपको यहाँ तक की? अब आपने मेडिकल का वो देखा कि यार उस बंदे को तो पहले HIV का इशू था, हमने देखा वो तो अब एड्स का शिकार हो गया हुआ है, उसको तो प्रॉब्लम ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है। अब हमने क्या करना है, तो वो मेडिकल वाले करेंगे जो भी करना है। हमने देखा उसको तो जिगर का इन्फेक्शन था, अभी क्या हो चुका है, पहले उसको दमे का मर्ज़ नहीं था, अब दमे का मर्ज़ आ गया है। आपने, क्योंकि हमारे पास एडिक्शन के क्लाइंट प्रोमिनेंट आ रहे होते हैं ना, तो उसमें जब आपने मेडिकल फॉलोअप लिया तो पहले आपने देखा कि उसको सांस नहीं फूलता था, अब सांस फूलना शुरू हो गया, उसका मेमोरी लॉस आना शुरू हो गई जब आपने साइकेट्रिक उसमें देखा, चीज़ें देखी। ठीक है, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल में आपने देखा कि उसकी पर्सनालिटी अब कुछ डाउन सी रहना शुरू हो गई। मेडिकल में आपने देखा उसका वेट लॉस हुआ है या वेट गेन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये सारी की सारी चीज़ें अपने पास लिखनी है फॉलोअप के अंदर। ठीक हो गया, फॉलोअप हो गया। चलो जी, अब हमने उसके बाद मेडिकल फॉलोअप हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आप क्या करोगे? ख़त्म हो गया, केस कंपाइल नहीं करोगे? केस कंपाइल फिर आपके पास केस कंपाइलेशन होगी ना। अच्छा, केस कंपाइल करोगे, ये एज इट इज़ जो कुछ लिखा है वो आपने इनके ऊपर लिख के एक रिपोर्ट बना लेनी है, कंपाइल कर लेना है। कंपाइलेशन के बाद क्या करोगे? सबमिशन। हाँ, केस रिपोर्टिंग होगी। केस रिपोर्टिंग किसको होगी? आपके टीम लीडर को होगी। सर आपको। हाँ ठीक है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को होगी। उसके बाद क्या होगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट भी कर सकते हो, बिल्कुल। और क्या हो सकता है? सुपरवाइजर रिव्यू भी तो वो भी हो गया, ठीक है, हमने वो भी कर लिया। केस रिपोर्ट तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, उसने भी ओके कर दिया, ठीक है जी, सही है। उसके बाद पब्लिकेशंस, उसके बाद वो केस आपने पब्लिश कर देना है। क्या चाहे आपका केस ग्रुप की सूरत में हो, आपने 500 पेशेंट डील किए, उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेकर आपने वो किया हुआ हो, एक केस स्टडी की सूरत में किया हुआ हो, एक ही क्लाइंट लिया हुआ हो, ये आप एक ही क्लाइंट की केस स्टडी बनाकर भी पब्लिश कर सकते हो। इसी तरह के 20 फाइलें उठाएं सारे पेशेंट्स की, आ गई जी, ये 20 आ गई, ये आ गई, ये फ़लाँ की आ गई, ठीक है, ये मैंने रख ली जी सारे। अब उसमें से हमने ये देख लिया, इनमें से आपने जब इनिशियल आप वो केस हिस्ट्री बनाते हो, किसी का पता चलता है ये मैरिड है, अनमैरिड है, ये है, ठीक है, आपको फिर उनमें से P1 के ऊपर पता चलता है ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, P2 के ऊपर ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, 4 के ऊपर ये इशू है। उसका हमने किसके थ्रू मैनेज किया? हमने CBT के थ्रू मैनेज किया। हमें पता चला कि मैंने CBT किया, लेकिन 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद मैंने वो देखा, तो मैंने देखा तो मेरा जो इशू आया या जो मेरा मेन प्रॉब्लम था वो तो मेरा जो है इस क्लाइंट के ऊपर काम नहीं किया, इसके ऊपर क्यों नहीं काम किया? तो फिर मैंने उसको वापस गया, जाकर रिव्यू किया कि जी इसको ना इसकी फैमिली के साथ ये मसाइल चल रहे थे। समझ आ गई? अच्छा, उन मसाइल के ऊपर से हमने क्या किया कि जी कि यहाँ पर से ये इशू जो है ना प्रॉब्लम आ गया था। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये हमारे पास एक आइडियल वर्जन है, आपके इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये कभी मत फील करो कि हाँ जी मैंने ये काम करना था और ये मुझसे नहीं हुआ तो अब मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और जी मैंने ये काम करना था, क्लाइंट तो फिर उसी चीज़ पे चला गया हुआ है, उसकी पर्सनालिटी है। लेकिन इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म होने चाहिए, रिकॉर्डेड चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने उन चीज़ों को नहीं किया, मिसाल के तौर पर आपने कुछ भी चीज़ें जो है ना आप उसमें से मिस कर बैठे, आप मेडिकल लाइफ उसकी मिस कर बैठे,
और आपको ये पता चला कि उसको तो पेन होता था बहुत ज़्यादा टांगों में, वो पेन किलर के तौर पर किसी चीज़ को यूज़ करता था, किसी चीज़ को पेन किलर के तौर पर यूज़ करता था, आज फिर उसको वो हो गई, तो आपकी पेन मैनेजमेंट किधर गई? आपने पेन मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर कुछ लिखा था, ये चीज़ आ गई। फिर हमें ये पता चला कि वो शॉर्ट टेम्पर था। हम रेफरल लिखेंगे ना? नहीं, पेन मैनेजमेंट आपके पास दो तरह की है ना, एक तो ये है कि पेन बियर करते हो आप, हाँ। ठीक है, आप कितना बियर कर सकते हो, आपको पता है कि इसके लिए मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है, तो अब आप उसके पास जाते हो, तो उसके पास पेन की सीवियरिटी है, पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसको मेडिकेशन और मिलेगी, मॉडरेट लेवल पर है तो उसको और तरह की मिलेगी, अच्छा उसको और तरह की मेडिसिन मिलेगी, माइल्ड है तो उसको और तरह की मिलेगी, ऐसा ही है। अच्छा, जब उसको इस तरह की सारी चीज़ें मिल गई तो अब आपने ये देखा कि वो उन मेडिसिन को ही ले रहा है, अगर वो किसी और मेडिसिन को ले रहा है तो वो तो फिर एडिक्शन की तरफ आ जाएगा। अब मेडिकल के अपने प्रोटोकॉल हैं, उन्होंने वो मेडिसिन उसको कितनी डोज कितने टाइम के लिए दी। अब आप ये देखो कि हम कहते हैं कि आइस जो है या एम्फेटामिन जो है, एम्फेटामिन तो एक मेडिसिन है, वो तो उन्होंने उसको ADHD के बच्चों को दी थी कि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, लेकिन उसको वो बेहतरी तो आ रही है, एक ऑप्टिमल बेहतरी आ रही है, उनको पता है किस तरह की बेहतरी आ रही है, लेकिन हमने ये देखा कि उस पेशेंट की जो बेहतरी आ रही थी उसकी जो है ना, उसको कहीं से एम्फेटामिन रॉ फॉर्म में मिल गई और उसने उसको ज़्यादा ले लिया, जिससे ना उसको उसके बाकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उसको यूफोरिक स्टेज देना शुरू हो गया, उसको वो मज़ा देना शुरू हो गया, तो उसने वो यूज़ करना शुरू कर दिया। तो लिहाजा अब हमारा ये सारे का सारा काम जो है, अब हमने उसको कितना एजुकेट किया हुआ था, समझ आ गई यहाँ तक की? अच्छा, अब आपने वो कर लिया, केस को रिपोर्ट कर लिया, बना लिया, फिर आपने सबमिट कर दिया। अब आप ये देखो कि इस सारी चीज़ में जब आप पढ़ रहे होते हो कि हम कहते हैं कि जी कि अब इस सारी स्टेज पे आप कहाँ पर हो, आपका रोल कहाँ पर है? आप मैं आपको बताता हूँ हमारा रोल कहाँ पर है। हमारा रोल है जी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बाय फैमिली बाय सेल्फ, ठीक है। फैमिली ने हमें बता दिया, ठीक है, फैमिली ने हमें क्या बता दिया जी, उन्होंने हमें बता दिया कि इसको नींद नहीं आती है, जो कुछ भी हमें बता दिया, ठीक है। एज अ ट्राइज समझ लें, वर्कर समझ लें, या जो कर समझ लें, ठीक है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट समझ लें, एज अ काउंसलर समझ लें, हमारा रोल है, हम सपोर्टिव सेशन देंगे, इंफॉर्मेटिव सेशंस देंगे कि भाई ये चीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद इनिशियल रेफरल्स हम बनाएंगे, ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर हम अच्छा, अगर हम साथ में मैनेजरियल सीट पर भी हैं तो हम कंसेंट फॉर्म्स भी लेंगे, एडमिशन्स का भी चीज़ें ले लेंगे, ठीक है। फिर मज़ीद हमने साथ में, क्योंकि हमारे पास डिग्री बड़ी है, डिग्री बड़ी का मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, इनिशियल इंटरव्यू भी ले लिया, ठीक है। इनिशियल इंटरव्यू फिर हमने क्लाइंट से लिया, फैमिली से लिया, ठीक है। और फिर हमने एज अ साइकोलॉजिस्ट हमने वो किया ना, साथ में असेसमेंट का हिस्सा बने, और मेडिकल की चीज़ें हमने यहाँ से चेक कर ली। फिर हमने मज़ीद क्या किया कि हम क्या टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते, हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको टेस्ट अप्लाई गए हुए होते हैं बहुत सारे, तो मैंने वो टेस्ट अप्लाई किए, स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किए, चेकलिस्टें अप्लाई की। फिर उसके बाद क्या हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते, हम डेफिनेटली बना सकते हैं, ठीक है। हमने वो चीज़ें कर ली कि हमने डायग्नोसिस बना ली है, ठीक है। डायग्नोसिस बनाने के बाद हम क्या केस फार्मूलेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हमने P1 भी देख लिया, 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया, 4 भी देख लिया। क्या हम एज ए साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट गोल्स नहीं बना सकते? बना सकते हैं। फिर उसमें हमने मेन गोल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, शॉर्ट टर्म बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। फिर उसके बाद हमने वो जब गोल्स बना ले, ट्रीटमेंट प्लान बन लिया, और ट्रीटमेंट प्लान के बाद हमने एक मॉडल चूज़ किया जिसका हमने बायोसाइको सोशल का वो किया। तो इसमें क्या हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं उसके पेट दर्द के लिए? हम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। क्या हम उसको कोई नींद के लिए कोई मेडिसिन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसलिए आपको वो वाली टीम देगी, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में क्या हम CBT दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अब यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ आती है, एक इदारा है पाकिस्तान का, PACP पैक्ट है कि क्या है, पाकिस्तान